Hello students, this side Talat. As you can see, the name of the chapter is the Gupta and the post-Gupta period. So in this video, we will read this chapter only. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से गुप्ता डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया और फिर जब गुप्ता डायनेस्टी खत्म हुई तो उसके बाद किस तरह का माहौल था, क्या था इंडिया में। तो जब थर्ड सेंचुरी ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी, थर्ड सेंचुरी सीई ऑलमोस्ट जब खत्म हो रही थी, तो दो पावरफुल एम्पायर्स जिसे कुशान्स ने नॉर्थ में और सातवाहनास ने डेक्कन में स्टैब्लिश किया था, ये खत्म होने वाले थे, खत्म होने की ऑलमोस्ट कगार पर पहुंच चुके थे। और यही वो टाइम था जब गुप्ताज ने इंडिया की हिस्ट्री को डोमिनेट करने की तैयारी कर ली, यानी गुप्ता डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया गया और वो उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री पर, आप ये कह सकते हैं इंडिया की हिस्ट्री पर अगली 2 सेंचुरीज तक उन्होंने कंट्रोल रखा। यानी हम ये मान सकते हैं कि 200 ईयर्स तक उन्होंने इंडिया में रूल किया। नाउ नेक्स्ट इज सोर्सेज। हमें कैसे पता चलता है गुप्तास के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में या आगे चीजों के बारे में हमें कौन सी चीजें बताती हैं। तो गुप्ता पीरियड को जानने के लिए हमारे पास दोनों तरह के सोर्सेज हैं। इफ आई टॉक अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो भी हैं, एंड इफ आई टॉक अबाउट लिटरेरी सोर्सेज तो वो भी हैं। यानी दोनों ही सोर्सेज से हमें गुप्ता पीरियड के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो वो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल्स, पेंटिंग्स एंड कॉइन्स, ये और बाकी सोर्सेज हैं। लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं तो जो मेन लिटरेरी सोर्सेज हैं इसमें कालिदास की लिखी हुई बुक है, और फाहियीन और इत्सिंग जब इंडिया में घूमने आए तो जब गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर आए तो उन्होंने गुप्तास के बारे में अपनी बुक्स में लिखा। तो कालिदास और फाहियीन और इत्सिंग की लिखी हुई बुक से हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स पॉलिटिकल हिस्ट्री। Next is political history. Chandragupta first, and the ruling time was 320 to 335 CE. गुप्ता डायनेस्टी का जो सबसे पावरफुल फर्स्ट रूलर माना जाता है, ही वॉज चंद्रगुप्त फर्स्ट। फर्स्ट मीन्स इसके बाद भी किसी ने ये नाम रखा होगा जिसमें चंद्रगुप्त सेकेंड रखा गया होगा। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का पहला पावरफुल राजा था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमार देवी से शादी की और कुमार देवी लिच्छवी ट्राइब की प्रिंसेस हुआ करती थी। ये माना जा सकता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का एम्पायर मगध से लेकर प्रयाग, इलाहाबाद तक फैला हुआ था। जब चंद्रगुप्त फर्स्ट राजा बना तो उसने अपना टाइटल, अपने आप को एक टाइटल दिया और वो था महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब होता है द किंग्स ऑफ किंग, यानी राजाओं का राजा, द किंग ऑफ किंग्स। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद कौन राजा बना? चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद राजा बना समुद्रगुप्त, एंड हिज रूलिंग टाइम वाज 335 टू 375 CE। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था और ये कहा जाता है कि समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी का सबसे ग्रेट, यानी ग्रेटेस्ट रूलर था, सबसे महान राजा होता था। एक इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद के पिलर पर, एक इंस्क्रिप्शन एनग्रेव है, खुदा हुआ लिखा है, और इस जहां ये इंस्क्रिप्शन एनग्रेव है उसे पॉपुलरली उसे लोग इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। तो ये मेन सोर्स है हमें समुद्रगुप्त के रूलिंग टाइम के बारे में बताने के लिए। यानी अगर आप इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ लें तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि समुद्रगुप्त किस तरह का राजा था या वो क्या क्या किया करता था। इस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के एंसेस्टर्स के बारे में भी लिखा है, मतलब और बाकी जो पूर्वज रहे हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये प्रशस्ति लिखी किसने? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति को किसने कंपोज किया? इसे कंपोज किया था समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन ने। यानी समुद्रगुप्त के दरबार में जो कवि था जिसका नाम हरिसेन था, उसने इस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया था। अब बात है ये प्रशस्ति है क्या? डू यू नो व्हाट इज अ प्रशस्ति इज? व्हाट अ प्रशस्ति इज? आपको क्या लगता है कि ये प्रशस्ति क्या है? ये जो प्रशस्ति वर्ड है ये संस्कृत से लिया गया है जिसका मीनिंग है इन प्रेज ऑफ, किसी की तारीफ में। कोर्ट पोएट्स का काम होता था कि वो अकाउंट्स को लिखा करते थे और इन अकाउंट्स में वो राजा के अचीवमेंट्स को लिखा करते थे और उनको प्रेज किया करते थे, उनकी तारीफ किया करते थे। फिर इन अकाउंट्स को बाद में पिलर्स पर एनग्रेव कर दिया जाता था ताकि आम आदमी उसे पढ़ सके। पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, अगर समुद्रगुप्त का पिलर इंस्क्रिप्शन देखें तो ये एक प्रशस्ति का ही एग्जाम्पल है। इस प्रशस्ति से हमें राजा के काइंड हार्टेड होने का पता चलता है।
नेक्स्ट इज द प्रयाग प्रशस्ति। अब हम बात कर लेते हैं प्रयाग प्रशस्ति की, उस इलाहाबाद पिलर की जिस पर समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। तो इस प्रशस्ति में लिखा हुआ है उन राजाओं के नाम, उन रूलर्स के नाम लिखे हैं जिनके खिलाफ समुद्रगुप्त ने लड़ाइयां लड़ी, जिनके साथ वॉर हुए। और इसके साथ साथ इस प्रशस्ति में यह भी लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने अलग अलग तरह के अलग अलग राजाओं के लिए किस तरह की पॉलिसी को अपनाया। यानी उसने एक जैसी पॉलिसी सारी राजाओं के साथ नहीं की, बल्कि अलग अलग पॉलिसी उसने अलग अलग राजाओं के साथ अपनाई। नॉर्थ में समुद्रगुप्ता ने 4 पावरफुल किंग्स को हराया, और 4 पावरफुल किंग्स को हराने के साथ साथ बहुत सारे स्मॉलर किंग्स को भी हराया। अब इन राजाओं को हराने के बाद, यानी 4 पावरफुल किंग्स और बहुत सारे न्यूमरस यानी बहुत सारे स्मॉलर किंग्स को हराने के बाद, जो इंडिया का नदर्न इंडिया का जो बहुत सारा पार्ट था, इन राजाओं का जो टेरिटरीज थी, जो एरिया था, एम्पायर था, वो सारी जगह समुद्रगुप्त के एम्पायर में मिल चुकी थी, वो समुद्रगुप्त का एम्पायर बन चुकी थी। दीज टेरिटरीज वर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली। अब इन टेरिटरीज को समुद्रगुप्त ने डायरेक्टली एडमिनिस्टर करना शुरू किया। ये तो हुई बात नॉर्थ की, कि नॉर्थ में जिस भी राजा को समुद्रगुप्त ने हराया, उसके एम्पायर को, उसकी टेरिटरी को उसने अपने एम्पायर टेरिटरी में मिला लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक्कन और फार साउथ, दूर साउथ तक, साउथ में दूर तक हम बात करते हैं। तो समुद्रगुप्त ने डेक्कन में 12 रूलर्स को हराया, और अगर हम बहुत दूर फार साउथ दक्षिण पथ की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया। लेकिन इनके जो किंगडम्स थे, जो हराए गए, जो हार जाने वाले राजा थे डेक्कन के और फार साउथ दक्षिण पथ के, उनके राजाओं के किंगडम्स को अपने किंगडम में समुद्रगुप्त ने नहीं मिलाया। बस रूलर्स को ये करना था कि उन्हें एक एनुअल ट्रिब्यूट देनी थी समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त को एज ए ओवरलॉर्ड उसे एक्सेप्ट करना था। यानी उन सारे राजाओं को ये मानना था कि हमारे जो राजा हैं, हम राजा हैं, पर हमारे भी जो राजा हैं वो समुद्रगुप्त हैं, और एक एनुअल ट्रिब्यूट देनी थी, मतलब थोड़े गिफ्ट वगैरह, थोड़ा पैसा वैसा उन्हें समुद्रगुप्त को पहुंचाना था। बस इतना ही करना था, बाकी वो अपनी जगह पर रूल कर सकते थे। तो ये हुआ दूसरी तरह की पॉलिसी, दूसरे तरह के राजाओं के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम पॉलिसी की। समुद्रगुप्त डिफीटेड मेनी किंगडम्स ऑफ द ईस्ट सच एज नेपाल, असम एंड बंगाल। यानी नेपाल, असम और बंगाल के बहुत सारे किंगडम्स को समुद्रगुप्त ने, उनके राजाओं को हराया। और इन रूलर्स को एक ही चीज कही गई कि वो समुद्रगुप्त को एज ए ओवरलॉर्ड मान ले, अपना राजा मान ले, उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लें, और उसे उन सारे राजाओं को भी ये करना होगा कि वो समुद्रगुप्त को एनुअल ट्रिब्यूट दे। मतलब इनको भी परमिशन थी कि अगर ऐसा कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, तो ये अपनी जगह पर रूल करते रह सकते हैं। समुद्रगुप्त ने फॉरेस्ट ट्राइब्स में रहने वाले विंध्या रीजन के फॉरेस्ट ट्राइब्स के जो लोग थे, उनको भी समुद्रगुप्त ने हराया। और हार जाने के बाद जितने भी विंध्या रीजन के रूलर्स थे, यानी फॉरेस्ट ट्राइब जितनी भी यहाँ थी, उनके जितने भी राजा थे, उन्होंने गिफ्ट वगैरह समुद्रगुप्त को पेश किए, एज ए ट्रिब्यूट राजा को दिया। तो आप समझिए कि नॉर्थ में जगह भी ले ली, सब कुछ ले लिया, डेक्कन और फार साउथ में हराने के बाद उनकी जगह उन्हीं को दे दी, और ट्रिब्यूट वगैरह उनसे लेते रहे, और अपनी ओवरलॉर्डशिप उनसे एक्सेप्ट करवा ली। और वैसे ही ईस्ट में नेपाल, असम और बंगाल के राजाओं के साथ भी समुद्रगुप्त ने यही किया, ट्रिब्यूट लिया और अपने आप को राजा मनवा लिया। और वही हाल विंध्या रीजन में फॉरेस्ट ट्राइब में रहने वाले राजाओं के साथ भी किया। तो अलग अलग तरह की चीजें उसने की, और ये सब प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन है। नाउ नेक्स्ट रूलर इज चंद्रगुप्त सेकंड। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का मतलब ये है, यही नाम रिपीट होगा, बट उसके आगे सेकंड लगा होगा। तो चंद्रगुप्त सेकंड का रूलिंग टाइम था 375 to 415 CE। चंद्रगुप्त सेकंड समुद्रगुप्त का बेटा था, और चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड ने शाकास को हराया, और शाकास को हराकर ब्रोच, कैम्बे और सोपारा, ये जितने भी पोर्ट्स थे, इन पर उसने अपना कंट्रोल कर लिया। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त सेकंड ने डेक्कन के राजाओं के साथ और साउथ के राजाओं के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए। चंद्रगुप्त सेकंड आर्ट और लिटरेचर का पैट्रॉन था, सपोर्टर था, पसंद करता था। द नवरत्नास और द 9 जेम्स, नवरत्नास मीन्स 9, और इंग्लिश में तो 9 जेम्स ही है। ये सभी जो नवरत्नास और 9 जेम्स थे, ये सब चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में, दरबार में रहा करते थे। अगर आपने कालिदास का नाम सुना है, एंड आई नो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द पोएट कालिदास, तो पोएट कालिदास 9 जेम्स या नवरत्नास में से एक थे। फाहिन जब इंडिया आया, और इंडिया में जब चंद्रगुप्त का रीन चल रहा था, रूलिंग टाइम था, तो उसने बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा, उसने बहुत सारे पोएट्स के बारे में लिखा,
सिर्फ पोएट्स ही नहीं, पोएट्स के साथ साथ बहुत सारे फिलोसफर्स और राइटर्स के बारे में भी फाहियन ने लिखा, जो सारे के सारे किंग के कोर्ट में यानी राजा के दरबार में रहा करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, फाहियन ने राजा के दरबार से हटकर आम आदमी की लाइफ को, कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में भी अपनी बुक में लिखा। नाउ नेक्स्ट इज लेटर गुप्तास। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमार गुप्ता और स्कंद गुप्ता, ये पावरफुल गुप्ता रूलर्स थे, यानी इस डायनेस्टी के पावरफुल रूलर्स में जाने जाते हैं। जब स्कंद गुप्ता का रीन था, जब स्कंद गुप्ता का रूलिंग टाइम था, उस टाइम पर हुन्स ने और जो सेंट्रल एशिया की नोमैडिक ट्राइब्स थी, उन्होंने कई बार इन पर अटैक किया और इनके अटैक का रिजल्ट ये हुआ कि फाइनली ये जो गुप्ता डायनेस्टी थी ये खत्म हो गई, इसका एंड हो गया। नाउ नेक्स्ट इज द पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब जबकि गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी, तो किस तरह से इंडिया में अलग अलग किंगडम्स बने या कौन सा बड़ा स्ट्रॉन्ग राजा सामने आया, एंड अबाउट ऑल दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वेट एंड वॉच, इंतजार करें और पढ़ते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें और अपना ख्याल भी रखें। थैंक यू।